धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, यूक्रेन और रूस की खास तौर पर, और उसके अलावा जो और भी दुनिया भर में घटता है। पूंजीवाद किस तरीके से लोगों का खून चूस रहा है, उनको मरने के लिए विवश कर रहा है, और अमेरिका के जो जंगलों में आग लगी हुई है, इतना बड़ा देश, इतना अपने आप को सर्वशक्तिमान दिखाने वाला, उस आग पर काबू क्यों नहीं पा रहा है। इन तमाम पहलुओं पर करेंगे बात, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। अब तो आपके कहे मुताबिक मैं एक दिन छोड़ के बुलेटिन करने लगा हूं सर। नहीं, अच्छी बात है। शब्द है अंग्रेजी में इनंडेट यानी बाढ़ लाना, तो हम अपने श्रोताओं पर बाढ़ ना ला दें, और जो पसंद करते हैं वो तो लगातार बन ही रहते हैं। जी चलिए अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन का। पहला अपडेट है एस जयशंकर के हवाले से। साहब स्पेन के लिए चले गए, और खबरें साथ में ये भी चल रही हैं कि साहब अमेरिका भी जाएंगे ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। तो क्या ये भेजे जा रहे हैं जबरदस्ती, या इनको बुलाया नहीं गया है नरेंद्र मोदी को? क्या इसे आप इधर से समझेंगे कि उधर से समझेंगे, कैसे समझेंगे? जहां तक हमारे विदेश मंत्री जयशंकर की बात है, वैसे ही बड़ी भयानक रूप से घूम रहे हैं जैसे अमेरिका के विदेश मंत्री हाल फिलहाल तक चलते चलते, जबकि सत्ता खत्म हो रही है तब भी घूम रहे हैं। बाइडेन की भी कोशिश थी जाने की, हालांकि नहीं जा पाए, जंगलों में आग लग गया। खैर, जहां तक इनकी स्पेन की बात है, कहते हैं कि स्पेन मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर कहते हैं ना हिंदी में शायद, तो वहां पे वहां से हमारे करीब $80 बिलियन के हर साल व्यापार होता है, ट्रेड होता है, और इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और भारत को जरूरत है स्पेन की, यानी स्पेन मदद करेगा भारत को, इसलिए वहां जाना जरूरी समझा है। और घूम रहे कर रहे हैं। अमेरिका तो भी हाल फिलहाल अभी कुछ दिन पहले गए थे, शायद खुद के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए मांगने के भाई हमें भी बुलाओ, लेकिन ऐसा चीज नहीं हुआ। और अमेरिका ने जिसको जिसको बुला रखा है, ज्यादा ट्रम्प ने इसको बुला रखा है, चीनी प्रीमियर शी ने तो मना कर ही दिया था, इजराइल के भी चीफ नेतन्याहू ने मना कर दिया, वो नहीं आ रहे हैं जिस कारण से भी हो। और हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया, जो कि बड़ी उम्मीद थी, खासकर यहाँ के समर्थकों को बहुत उम्मीद थी। और ये विदेश मंत्री गए थे, उन्होंने एक कोशिश की होगी, तो बदले में इन्होंने कहा कि भैया पूरा तो नहीं बुलाएंगे, जो भी कारण कर रहा हो। अब इस छोटे सी चीज के लिए वो बुला रहे हैं कि तुम आ जाओ, तो ये अपने लाम लश्कर के साथ पहुंच रहे हैं। हालांकि इसमें पहुंचने का कोई खास मतलब नहीं है, यह वहां का उनका ओथ सेरेमनी होगा, अपने अपना लोग फोटो खिंचवाएंगे, कुछ बातें करेंगे, ट्विटर पर डालेंगे और घर वापस जाएंगे। जी, तो उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो ये, जब कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में आज नरेंद्र मोदी के बगैर कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ट्रंप जिसकी रात दिन भक्ति यहाँ पे की जा रही है, उसकी प्रतिमाएं तक बनाई जा रही है, मंदिर बनाए जा रहे हैं, हवन तक उसकी जीत के लिए किए जा रहे थे, वहां पर नरेंद्र मोदी नहीं है। दूसरा, ओडिशा में इन्होंने अप्रवासी भारतीयों का सम्मेलन किया, नरेंद्र मोदी ने लंबा चौड़ा रोड शो किया, लेकिन जब प्रोग्राम को संबोधित करने पहुंचे तो वहां पर कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। ये दोनों तस्वीरें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मोदी का डंका बज रहा है, उस संदर्भ में आप कैसे देखते हैं? मैं यदि ये कहूं कि विश्व गुरु शब्द उतना ही बेकार सा और बोरिंग हो चुका है, जैसे बहुत सारे जुमले शुरू में किए गए थे, सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके पहले भी चली है, केवल नरेंद्र मोदी के जमाने के नहीं, इंदिरा गांधी के समय में 20 सूत्री कार्यक्रम, गरीबी हटाओ था, वाजपेयी के समय में इंडिया शाइनिंग था, और इस तरह के जुमले। तो जनता इनसे बोर हो जाती, उब जाती है, और केवल उबना ही नहीं, वो समझ जाती है कि यह हमें बेवकूफ बनाने के लिए किया गया है। हालांकि आज का जो नैरेटिव है वो इस आधार पर नहीं है कि देश का विकास हो रहा है या व्यक्तिगत रूप से लोगों की इनकम बढ़ रहे हैं, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे रोजगार की बात हो, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का जो एक नैरेटिव तैयार किया गया है, और एक दिखाने के लिए कि हमारे देश में आर्थिक रूप से विदेशों में बड़ी इज्जत है। कुछ कुछ लोगों में भी बेचारे रिक्शा चालक ही, रिक्शा वाले, सड़क किनारे कुछ वैसे लोग हैं जिनके मन में भाया हुआ है, नहीं तो अदरवाइज यह नैरेटिव खत्म हो चुका है।
पिछले चुनाव में, लोकसभा की बात कर रहा हूं, इतने धांधले के बावजूद भी भाजपा बहुमत में नहीं आ सकता, यही दिखाता है। ये दोनों उदाहरण बहुत छोटे हैं। चुनाव में ही इनका सफाया होने वाला था, लेकिन इन्होंने लास्ट मोमेंट में कुछ कर करा के अन्य के साथ अपने सत्ता में बरकरार रखी हुई अपनी ताकत है ऐसी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई इतनी बड़ी किरकिरी को बचाने के लिए ही कुंभ के जरिए लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है, बताया जा रहा है जैसे देश में पहले कभी कुंभ हुआ ही नहीं है, यही सत्ता में आए हैं और यही पहली बार कुंभ करा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे लोग कहते थे कि हम राम को लाए हैं, जैसे राम इससे पहले इस धरती पे थे ही नहीं है, भारत में उनका कोई अस्तित्व तो नहीं था। खैर छोड़ देते हैं, क्योंकि इनके जुमले इन्हीं को मुबारक। अगली खबर का रुख करते हैं। हर साल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कल सेना के जरिए। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने बांग्लादेश को लेकर बड़ा बयान दिया है। वो रणनीतिक सहयोगी बता रहे हैं बांग्लादेश को, जबकि खबरें ये चल रही हैं कि बांग्लादेश ने भारतीय राजदूत को तलब कर लिया है। इसके पहले वहां के चीफ ने, आर्मी के चीफ ने, बांग्लादेश के जनरल जमा, उन्होंने कहा था कि भारत हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो इन्होंने भी संभवतः खानापूर्ति की है, या जो बोला वो सही कहा है, उससे मैं सहमत हूं। खानापूर्ति हो ना हो कि बांग्लादेश हमारे लिए जरूरी है और स्ट्रेटेजिक नेबर है, वह इसमें संदेह नहीं है। वह तो पाकिस्तान के लिए भी होना चाहिए और छोटे देशों के लिए, चाहे नेपाल भूटान हो और दक्षिण में हम श्रीलंका की बात करें, तो सब हमारे लिए स्ट्रेटेजिक जरूरत है। उस हिसाब से देखिए तो लक्षद्वीप भी बहुत महत्वपूर्ण देश है, इसमें संदेह नहीं कहा। जहां तक तो हमारे अंदर ही आता है ना सर, लक्षद्वीप। हाँ, ये तो उधर लक्षद्वीप से एक सीट आती है ना लोकसभा की हमारे यहाँ पे। अच्छा, लक्षद्वीप, हाँ, मैं उसकी बात कर रहा था जहां पे कि चीन भी पहुंच मालदीप, मालदीप, हाँ, मालदीप की बात कर रहा हूँ, सॉरी, वो द्वीप में गड़बड़ा गया मैं। हाँ, मालदीप की बात हो जाता है, कोई बात नहीं। तो जहां तक ये बात है, इन दोनों चीफ ने जो अपॉलिटिकल बातें कही हैं उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं, अच्छी बातें कही है। और कोशिश करनी चाहिए कि दोनों देश के बीच की जो खटास पड़ चुका है, एक तरह से संबंध में जो खराब हो रहा है, उसको फिर से हम पुनर्जीवित करें, क्योंकि बांग्लादेश के क्रिएशन में भारत का बहुत बड़ा हाथ है। हम पार्टीज की बात छोड़ दें। हाँ, जहां तक इसकी बात है कि बांग्लादेश ने भारतीय राजदूत को तलब किया और भारत ने भी बांग्लादेश के राजदूत को तलब किया, दोनों ने एक दूसरे को बुलाया, दोनों ने एक दूसरे की बातें कही। ऐसा कारण यह है कि भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पे लंबी दूरी की वह एक वो बाड़ा बना रहा है, कांटेदार बाड़ा बना रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नियम के हिसाब से संभवतः गलत हो रहा है। बांग्लादेश के हिसाब से 150 यार्ड तक आप नहीं बना सकते, वह नो मैन लैंड होता है। और खासकर जगहों पे जहां भारत बना रहा है, संभवतः 150 यार्ड से कम है। और इसके खिलाफ बांग्लादेश की जो पैरामिलिट्री फोर्सेज, उन्होंने हंगामा किया था हमारे वर्कर्स के खिलाफ, जिसकी हमने बातें की थी और वहां से भगा दिया था। और यह बाय द वे, यह केवल भाजपा का काम नहीं है, 2010 से चल रहा है। यानी जब भाजपा सत्ता में आई उसके पहले 4 वर्ष पहले मनमोहन सिंह के कार्यकाल से चल रहा है। और बांग्लादेश ने बुलाया कि भाई आप जो कर रहे हैं गलत हो रहा है। भारत ने बुला कहा कि हमारे लिए जरूरी है, हमारे सुरक्षा के लिए वहां हम केवल बार्ब्ड वायर ही नहीं बनाएंगे, बल्कि लाइटनिंग का ही बंदोबस्त करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी लगाएंगे, कैटल फेंसिंग करेंगी, जो छोटे छोटे होते हैं कि गाय उसमें आ ना सके, गाय भैंस खूर फंस जाए, ये सब करेंगे। तो यह मेरे हिसाब से मुफ्त का तनाव लेने वाली बात है। इससे दोनों दल की तरफ बैठने यदि रोकना ही है तो 150 यार्ड यानी करीब 150 मीटर के पहले बनाए, खास खास जगहों पे बनाए। और सारा लड़ाई जो चल रहा है 3 बिघा कॉरिडोर है, जो मुश्किल से 200 मीटर लंबा है और 80 मीटर चौड़ा है। यह कोई जमीन हुई जिसके लिए तुम लड़ रहे हो? जहां तक मुझे याद है, पहले ही दौर में हमारे प्रधानमंत्री ने, कोई गांव था 1-2 जिसमें मुख्य रूप से बांग्लादेशी निवास करते थे, जिसपे झगड़ा दोनों का चल रहा था, उसको दे दिया कि ले जाओ तुम। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब लेकिन शेख हसीना की वजह से ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीकी भी फंसती हुई नजर आ रही हैं भ्रष्टाचार के मामले में। तो क्या इतने लंबे तार फैल गए? अब अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जांच होगी भ्रष्टाचार की। ये मोहम्मद यूनिस ने कहा कि ये जो तुलिप सिद्दीकी हैं, वहां से बांग्लादेश के खिलाफ यह दुष्प्रचार कर रही है, हमारे सत्ता के खिलाफ, और अपने आंटी यानी शेख हसीना को, ये भतीजी है उनकी, उनके तरफ से तरफदारी कर रही है और प्रचार कर रही है।
और जो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, शेख हसीना जो दिया था, उस घर में रह रही है, उसका दुरुपयोग कर रही है, यानी भ्रष्टाचार है। और इसके कारण इंग्लैंड में भी हंगामा हो गया है और वहां के भी जो अपोजिशन के मेंबर कह रहे हैं कि इसको तुरंत हटाओ, चूंकि यह एंटी करप्शन वहां की मिनिस्टर है और इस पे हंगामा हो रखा है दोनों तरफ से। इसका कहां आधार बनता नहीं बनता है कहना मुश्किल है। हालांकि तुलिप ने कहा कि नहीं, हमने ऐसा कोई भी इनका प्रॉपर्टी नहीं जिसका मैं दुरुपयोग या सदुपयोग कर रही हूं। तो देखते हैं कहां पे क्या होता है। जहां तक अपोजिशन का है, यहां पर बांग्लादेश हंगामा किया, वहां इंग्लैंड के अपोजिशन हंगामा किया। जी चलिए अब इन टेंशन भरी खबरों को छोड़ के चलते हैं थाईलैंड की तरफ। वहां पर जुआ खेलने की आजादी दे दी गई है, कैसीनो खोलने का अब लाइसेंस देगी सरकार। कैसीनो का जहां तक मैं समझ पाया हूं, पूरे के पूरे वो शायद 3 पत्ती खेलने उसका नहीं है, इनका है जैसे घुड़सवारी में जो होता है ना, रेसिंग, हॉर्स रेसिंग, उसके लिए इन्होंने फ्री कर दिया है। और बॉक्सिंग में के लिए उसमें कर दिया, तो वो भी एक तरह से जुआ ही है, उसमें भी हम मतलब बिडिंग करते हैं, वो करते हैं, जो जीतता उसका करते हैं, तो उस तरह कर दिया है। और इसके लिए वहां के प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह सरकारी मंजूरी जरूरी है ताकि देश का विकास हो और बाहर से लोग, पर्यटक लोग आए और हमारे यहाँ के पैसा आएगा तो हमारे लोगों का जो है रहने का स्तर बढ़ेगा। अजीब वो गरीब वो सब चीज है, हालांकि इससे किस पैसे किसके पास जाएगा वो हम लोग को मालूम, वो साधारण लोगों के पास नहीं जाता है। जी लेकिन सारी दुनिया पैसे के पीछे है और आप जानते ही अब एक एआई टूल आ गया है, उसको लेकर पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है और ब्रिटेन कह रहा है कि अब हम इसमें विश्व गुरु बनेंगे। ब्रिटेन के स्टारमर ने कहा है कि अगले 10 साल की परियोजना है 14 बिलियन पाउंड का, यानी डॉलर मिलेंगे तो अभी ज्यादा हो जाएगा, 16-17 बिलियन डॉलर हो जाएगा और उसमें लगाया जाएगा। और इंग्लैंड के हर क्षेत्र में, हर जगह लगाया जाएगा। उदाहरण उनका जैसे है कि उनका जितना भी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, उसके प्लानिंग वगैरह जहां तक है, मैनेजमेंट, उसमें टाइम कम लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टाइम अधिक दिया जाएगा, यानी वहां से नौकरी गायब होगा, डिलीवरी सर्विसेज में होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाएगा। और ये कहते हैं कि 14 बिलियन पाउंड में कितना नौकरी लगेगा, 13,250, यानी ये 15-16 हजार लगा देंगे। 13 बिलियन पाउंड लगा के या जिसको लगाए जा रहे हैं, जिनके हाथ में जाएगा वो मजे करेगा और बाकी जनता के तेल लेने में। पूंजीवाद जो आपने शुरुआती दौर में कही, इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण है, गुण है कि ये जो नए नए इंडस्ट्री बनते हैं नए नए टेक्नोलॉजी के साथ, वो आम जनता के लिए नहीं होता है। समाजवाद में होता कि मान लीजिए टेक्नोलॉजी ऐसा हो गया कि जो हम 10 घंटा में पैदा करते हैं, केवल 6 घंटा में करेंगे, तो हम बाकी मजदूरों के काम करने के घंटे घटा देंगे, ना कि निकाल देंगे। यहां पे निकाला जा रहा है और जो दिखावा कर रहे हैं कि 13,200 या 14,000 नौकरी नया पैदा होगा, उससे अधिक ये निकाल रहे हैं। और इतनी भारी मात्रा में पूंजी जो जनता की कमाई का नतीजा था, उसको ये चंद लोग हड़पने जा रहे हैं। जी सवाल मेरा कुछ और है, हालांकि इस बारे में आप पहले भी कई बार बोल चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं अभी भी हमारे दर्शकों के लिए और विस्तार से इस पर बात की जाए। लेबर पार्टी जो अपने आप को मजदूरों की पार्टी बताती है, किसानों की, जो बेरोजगार हैं उनकी बात उठाने वाली पार्टी बताती है, अगर वो सत्ता में रह के कदम उठाने जा रही है तो फिर तो सवाल बड़ा हो जाता है ना सर। वो भी कर रहे हैं कि विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। विश्वगुरु शब्द नहीं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो चीन का मुकाबला करेंगे, उनसे आगे बढ़ेंगे, जो कि अब पता नहीं, हो सकता, असंभव कुछ नहीं है, हो भी सकता है। और यह लेबर पार्टी और वहां के टोरीज में कोई डिफरेंस नहीं रह गया। जो भी डिफरेंस है वो दिखावे मात्र के लिए है। बाहर में तो हम देख ही रहे हैं कि इजराइल के साथ और यूक्रेन के साथ इनका क्या संबंध है। उससे भी आगे बढ़ के ये कूद रहे हैं, जो बोरिस जॉनसन ने युद्ध करवाया था उसको जारी रख रहे हैं। वही हालत बाइडेन और ट्रंप की वहां पे है। और यदि धर्म के क्षेत्र को थोड़ा कम कर दें तो भारत में भाजपा जो कर रही है वही पहले कांग्रेस कर रही थी, जहां तक इकोनॉमिक पॉलिसीज थी। हाँ, फॉरेन पॉलिसी का भाजपा ने बंटाधार कर दिया, वह बात अलग है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो आपने जिक्र किया कि ब्रिटेन जो है चीन की बराबरी करने जा रहा है, लेकिन चीन ने जो आंकड़े जारी किए हैं सरप्लस ट्रेड के मामले में, वो तो दिखा रहे हैं पूरी दुनिया में उसका कोई सानी नहीं है। यह एक अजीबोगरीब चीज है जो डेटा निकला है, इसने पूरे विश्व को हिला दिया है। और पिछले साल यानी 2024 अभी जो खत्म हुआ है तुरंत, उसमें कहते हैं कि इन्होंने जो सरप्लस पैदा किए, इन्होंने एक्सपोर्ट किए करीब 3.5 ट्रिलियन डॉलर का, 3.5, और इंपोर्ट किए केवल 2.6
या 2.7 ट्रिलियन का, यानी 990 बिलियन डॉलर, खरब मतलब अरब, खरब, अरब अरब डॉलर का सरप्लस हो गया इनके पास। इसका कारण बताते हैं कि ये लोग जो पैदा कर रहे हैं वो भयानक तेजी से कर रहे हैं, दुनिया में आज तक नहीं देखा गया है। इन्होंने जो जबरदस्त पैदा करके बेचने वाले हैं, जैसे साउथ कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, यूएस, जापान, जापान खासकर, इन सबको इन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया, पीछे नहीं बहुत पीछे छोड़ दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ऐसा कहीं नहीं देखा गया था कि इस तेजी से इतना उत्पादन कर रहे हैं। और चीन के लोग खपत कम करते हैं, इनका कहना है, जो भी डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं, और इसलिए बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं है। खपत कम नहीं किया मेरे हिसाब से, चीन में इतना पैदा हो रहा है कि बाहर की चीजों से बेहतर चीजें, चाहे वो सुई हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कार हो, सब कुछ हो रही है। और इस पर दुनिया के लोग घबरा रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा खतरा अब ट्रेड वार होने जा रहा है। ट्रेड वार तो 100 वर्षों से चल रहा है, मोनोपोली कैपिटलिज्म का जिस तरह से इजाद हुआ और आगे बढ़ा, और उसके कारण एक दूसरे में एक ये वर्ल्ड मार्केट में ही कब्जा के लिए युद्ध चल रहे हैं। अभी यूक्रेन में चल रहा है और यहाँ पे शुरू हो रहा है, और चीन के साथ। और इसी कारण है कि अमेरिका में बाइडेन या उनके पार्टी को, रिपब्लिकन को लाया गया है, क्योंकि रिपब्लिकन देखता है कि युद्ध से हम भी बर्बाद होंगे। और ट्रेड वार में चुपके चुपके चीन जहां पहुंच गया है, जहां 90 बिलियन डॉलर का उसके पास एक्स्ट्रा हो रहा है, वो पूरी दुनिया को पाट रहा है अपने पूंजी से और अपने सामानों से, अपने सर्विसेज से। और उसका एकमात्र लक्ष्य हमारा जो बनता है वह चीन ही है, हमारा लक्ष्य बनता है। और वैसे एक उदाहरण और दूं कि चीन का कहना है कि 2050 में बिना युद्ध किए वो पूरे दुनिया में समाजवाद लाएगा। झूठ है, वो तो अभी वो पाट रहा है ना, वह तो कर ही रहा है। और भारत में कहा जा रहा है कि 2049 में विश्व में, जहां 2047 सर। अच्छा, 2047, चलिए 3 वर्ष पहले ही सब कोई खुशहाल हो जाएगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। ये सपने हैं और बहुत बड़े बड़े सपने हैं जी। मेरा सवाल कुछ और है यहाँ पर। ट्रंप के शपथ लेने से पहले चाइना का इस तरीके से आंकड़े जारी करना, और वो भी उस ट्रंप के सामने आंकड़े जारी करना जो कह रहा है कि चाइना के सामानों पर ज्यादा टैरिफ लगाएगा, इसे आप कैसे देखते हैं? यदि चाइना पर टैरिफ लगाता है चाइनीज के सामान पे, तो क्या अमेरिकी सामान पे टैरिफ नहीं लगेगा? या वैसे देशों के सामान पे, उदाहरण के लिए ताइवान का सामान लेते हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बड़े फेमस है, और जिसके बारे में ट्रंप ने कहा कि हमारी ही पूंजी लगा के हमारी कंपनी वहां जाकर बनाती है, और वो हमारे यहाँ आते हैं महंगे दरों में, हम क्यों खरीदें उनसे? तो अमेरिकी पूंजी ताइवान के सामान में लगाए हुए है, और वो सामान यदि चीन या वैसे जगहों में जाता है जहां चीन से कंपटीशन है, क्या चीन वहां टैरिफ नहीं लगाएगा? ये तो जारी है। ट्रंप लगा दे 100%, देखिए उनकी क्या हालत होती है। और ट्रंप के अंदर में खुद एलॉन मस्क, जिनका इलेक्ट्रिकल कार वहां बन रहा है और कर रहे हैं, उस पर 100% लगा देंगे, क्या उनको यह पसंद आएगा? उनकी आपस में लड़ाई शुरू होगी। स्किल लेवल पर तो शुरुआत हो ही चुका है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बात करते हैं यूक्रेन की। उसने 2 कोरियाई यानी कि उत्तर कोरियाई फौजी पकड़ लिए हैं, और वो चाहता है कि 2 के बदले उसके सैकड़ों छोड़ दिए जाएं। क्या है इस घटनाक्रम पर रूस की राय? उनकी भी बहुत बड़ी फैंटेसी है, ख्वाब है कि 2 तथाकथित रूप से नॉर्थ कोरियन, जो कि नॉर्थ कोरियन है कि नहीं पता, मान लेते हैं कि नॉर्थ कोरियन, उसके जगह में, उसके बदले में सारे के सारे छोड़ देंगे। ये सब बकवास की बात है। साउथ कोरियन तो यहां तक कह दिया है कि उसके सैनिक, यानी नॉर्थ कोरिया के सैनिक, उनको आदेश दिया गया है कि तुम पकड़े जाने के पहले खुद को बॉम्ब से उड़ा लो। और ऐसे उसमें करीब 200 से 300 सैनिक मारे जा चुके हैं, खुद को उड़ा चुके हैं। यह बिल्कुल वाहियात बात है, काल्पनिक चीज और कुछ बात नहीं है। रशिया इसके लिए कभी नहीं तैयार होगा इन 2 तथाकथित रूप से उत्तरी कोरियाई सैनिकों के लिए, जो कि वास्तव में मंगोलियाई मूल के हैं, जो कि रूसी नागरिक ही हैं, रूसी सैनिक के रूप में वहां लड़ रहे थे, पकड़े गए जी। चलिए अब शुरुआत करते हैं अमेरिका से जुड़ी हुई खबरों की। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस का जो जंगल है वो अभी भी धधक रहा है, हवाएं तेज हो गई हैं, जिससे आग और ज्यादा भभक रही है। 24 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, लेकिन आग को बुझाने के बजाय मस्क हो या कैलिफोर्निया का गवर्नर हो, आपस में बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है बिजली कंपनी जिम्मेदार है। आपके पास क्या क्या जानकारियां हैं सर? बिजली कंपनी पर खोज खबर जारी है, जिम्मेवार है कि नहीं है। यदि आग लगा तो लोग बुझाने में असमर्थ रहे हैं, या फैल गया है, जो भी कुछ कारण रहा हो। मेरे लिए तो सबसे बड़ा कारण यह है कि जो वातावरण चेंज हो रहा है और जिस ढंग से उसका देख रखाव हो रहा है, उससे बहुत गड़बड़ी है। और जो भी आग बुझाने की प्रक्रिया थी, जिसमें बाय द वे रशिया का ही बड़ा हेल्प था,
केवल इन लोगों ने अपने ही वहां कर्मचारियों को नहीं भगाया सैकड़ों की संख्या में, रूस से मदद लेना बंद कर दिया, कनाडा से भी हट चुका था जो कि अब आ रहे हैं। जहां तक एलॉन मस्क की बात है, इन्होंने कह दिया कि वहां के कैलिफोर्निया के गवर्नर और जो कर्मचारी हैं इनका मिसमैनेजमेंट है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। संभव है पानी की व्यवस्था ना हो, और इस पे कैलिफोर्निया गवर्नर ने कहा कि एलॉन मस्क झूठ बोल रहे हैं, ये अपने पैसे कमाने के लिए अपने एक्स का, यानी जो पहले इनका ट्विटर था, उसका ये इस्तेमाल करते हैं, हर जगह फैलाते हैं, और जो उनका बुढ़ रहा था उसको फिर से बढ़ाने के लिए सब एक्स पर डाल रहे हैं, और ताकि वहां पे करोड़ों करोड़ लोग आते हैं, उनसे सबसे पैसे कमा रहे हैं, जो दोनों के बातों में कुछ न कुछ हद तक सच्चाई है। जी चलिए, वो कहते हैं ना कि आग लगे बस्ती में और धंधे वाला अपनी मस्ती में। मस्क अब जो ट्विटर के बाद टिकटॉक भी खरीदने जा रहे हैं सर। टिकटॉक पर ऐसा है कि अब चाइनीज कंपनी जो ब्लूमबर्ग में आया है, ऐसा लगता है कि ब्लूमबर्ग को पता चल जाता है एडवांस में क्या हो रहा है, उनके जासूस है या जानबूझ के अमेरिकी सरकार वो खबर इनको बता देती है, कुछ पैसे लेन देन होता होगा कि भाई ये एडवांस से बताओ। तो चीन के तरफ से वहां के जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है और दूसरे जो है ये सोच रहे हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का नहीं माना और टिकटॉक को बैन करता है, उससे अच्छा बेच दो, भले ही कुछ ही पैसे मिले, पूरा तो नहीं मिलेगा। और सबसे अधिक खरीदने वाला कौन हो सकता है? एलॉन मस्क हो चुका है। हालांकि इस न्यूज पे अभी तक ना एलॉन मस्क ने बोला है ना चाइनीज गवर्नमेंट ने कुछ बोला है। जी, लेकिन अगर ये बिक गया सर, तो जो अभिव्यक्ति की आजादी ट्विटर के मुकाबले और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म के मुकाबले टिकटॉक पे ज्यादा लोगों को मिल जाती थी, वो भी खत्म, यानी कि आवाज को दबाने के लिए सब कुछ खरीद डालो। ये आपने अच्छा प्रश्न उठाया। मुझे याद आया कि मैं अभी तक जहां टेलीग्राम चैनल में था, और आपको याद होगा कि वो फ्रांसीसी इसने बनाया, उसको पकड़ के बंद किया गया था और बाद में छोड़ा गया है कई शर्तों के साथ। तो मैं कई कमेंट डालता था, जिसमें जाहिर है कि मैं उसी तरह कमेंट डालता हूं जैसे यहां बोल रहा हूं या अपने यूट्यूब बनाता हूं। मुझे बैन कर दिया गया है बोलने से, कमेंट देने से। एक दो चैनल को छोड़कर सब जगह बैन कर दिया कि नॉट अलाउड। तो वहां भी आजादी नहीं है। टिकटॉक में करीब 17-18 करोड़ वहां के जनता है, 17 करोड़। तो उनकी भी आजादी गई। तो जो भी छोटा मोटा दिखावे का जो आजादी था, उसे भी ये लोग खत्म कर रहे हैं, और हर चीज अब धंधा के लिए बन रहा है। और जब तक मेहनत का सावाम पूरी दुनिया की और खास खास देशों में नहीं खड़ा होती है, स्थिति यही होगा। ये लोग कहते हैं समाजवाद में तुम्हें एक ऐसा चीज बना दिया जाएगा, इससे कोई स्वतंत्रता नहीं होगी। हमारे साथी यह सुने और समझे कि क्या आज हम स्वतंत्र हैं? खाना पीना रोजगार छोड़ दीजिए, बोलने के लिए भी क्या स्वतंत्र है वास्तव में? बिल्कुल सही बात। जी, चलिए, आपने कहा कि पूंजीवाद जब बढ़ेगा तो क्या करेगा, तो वो देशों को भी खरीदना शुरू कर देगा। ग्रीनलैंड खरीदने के लिए सदन में प्रस्ताव पेश कर दिया रिपब्लिकन्स ने। ग्रीनलैंड के लोगों की क्या औकात है? मान लेता हूं ग्रीनलैंड छोटा है, अब वैसे खरीद बिक्री की बात है, हम अब चाइना हमारे पास आ जाके हम भूटान खरीदना चाहते हैं, वह इस तरह की बात हो गई। यह कोई सब्जी का प्लॉट थोड़ी ही, कोई प्रॉपर्टी थोड़ी है, लेकिन इन लोगों ने पारित कर दिया। और इसके लिए वो हेलो डेनमार्क से बात करने के लिए इनको ऑथराइज कर दिया। और वैसे भी ट्रंप ने कह दिया कि वो यदि खरीद बिक्री के लिए नहीं तैयार होते हैं तो हम सैन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं। वास्तव में इस शताब्दी का, और 25 वर्ष हो चुके हैं जैसा बार बार कहते हैं, यह ऐसा भयानक समय आ चुका है जहां साम्राज्यवाद का असली खूंखार चेहरा, कुछ लोग मेरे से बहस कर रहे थे कि पहले जैसा कहां इंग्लैंड भारत के ऊपर कब्जा किए हुए और कुछ देश है, अब साम्राज्यवाद कहां है? अब अंधे को मतलब दिमाग भी खत्म हो जाए जरूरी नहीं है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सामने सब कुछ दिख रहा है, लेकिन उन्हें वही फिल्मों की तरह अंग्रेज चाहिए डंडा मारते हुए। अरे सब कुछ तो उन्हीं के पास है, पूंजीवाद सब कुछ हड़प चुका है, फिर भी सवाल कर रहे हैं कि कहां साम्राज्यवाद है। खैर, अगली खबर का रुख कर लेते हैं कि नेता यहां का हो चाहे वहां का हो, लगता है एक ही नस्ल का होता है। जैसे हमारे यहां पर चुनाव के दौरान मुलायम सिंह यादव का पुराना वीडियो नरेंद्र मोदी के जीतने की मुबारकबाद एडवांस में देने का वायरल कर दिया जाता है, वैसे ही अब ओबामा का वीडियो ट्रंप ने शेयर कर दिया है कि जाओ हम कहते हैं तुम ही जीतोगे। इसमें जब जिम्मी कार्टर मरे तो वहां पे ये लोग अपना जो भी था लोग जाते हैं उसमें, तो ये दोनों वहां पे पहुंचे हुए थे, दोनों आपस में कुछ बातें भी करते नजर आते हैं। क्या वास्तव में बात किया वह पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से ऐसा कर दिया कि कार्टर पूछा इससे, ओबामा ने ट्रंप से पूछा कैसे है, तो ट्रंप ने कहा कि ठीक ठाक चल रहा है।
तो ओबामा ने कहा मैंने पहले ही कह दिया था कि भाई ट्रंप जीत जाओगे। तो ट्रंप ने कहा नहीं, इसी जीत में क्या बात है, जहां तक कमला हैरिस की बात है कोई भी हरा देता, उसको कोई इसमें दम थोड़ी था। तो ओबामा ने कहा हाँ वो ऐसे ही थी, फालतू में जबरदस्ती ला दिया गया। तो इस तरह की बातें इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, वो लिप्स की तरह से, हालांकि जनता बड़ी कोशिश कर रही है कि लिप रीडिंग किया जाए, और इतना ही तक अभी तक पहुंच पाई है कि जो ये दोनों के बारे में लिखा गया वो गलत है, लेकिन मजाक बन गया है। और इस तरह की बातें, मतलब जनता बहुत सारी ऐसी है जो इसको सही मान रही है। जी सोचिएगा हम किस दौर में पहुंच गए हैं सूचना क्रांति के आज जहां नेता हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि झूठ और सच जनता के सामने अलग अलग करके दिखाएं और अंधविश्वास से लोगों का जो है एक तरीके से मुक्ति दिलाएं, वही उनको इस ओर लेकर जा रहे हैं। उन्हीं के द्वारा चीजें शेयर की जा रही है और लोग लिपसिंग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि सच में है क्या। अब गाजा, ईरान, सीरिया से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। पहला अपडेट है ईरान के ताल्लुक से, E3 से बात कर रहा है परमाणु के मुद्दे पर ईरान। हाँ, इसके पहले भी इन लोगों ने बात की थी चुपचाप, दूसरे देश में, आई थिंक स्विट्जरलैंड में जाके बातें की थी, और अभी बातें हो रही है। और ईरान की तरफ से उनके विदेश मंत्रालय ने ये जारी किया है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई है। और ये तीनों जो E3 है, यानी फ्रांस, जर्मनी और यूके, तो ये तीनों का कहना है कि उन बातों पर हमारी चर्चा हो रही है और ईरान उनके लिए तैयार हो रहा है जिसके लिए पहले ना कर रहा था। यानी बार बार उस जगह को देखेंगे, कई वैसे जगहों में जाएंगे जहां ईरान मना कर रहा था। ये सारी बातें होगी। हालांकि यह भी करेंगे कंसल्टेशन, अभी निगोशिएशंस की स्थिति तक हम नहीं पहुंचे, और इनका चाहत है कि हम कोई ना कोई समझौता कर लें इसके पहले कि ट्रंप आ जाए सत्ता में। हालांकि अब कुछ बचा नहीं, आज तो 13-14 तारीख हो गया, अब तो केवल 5 दिन बचा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है इस बीच में। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगली खबर भी ईरान से जुड़ी हुई है। इटली ने ईरान के उस इंजीनियर को छोड़ दिया जिसको पत्रकार को छुड़वाने की एवज में अमेरिका के इशारे पर इटली ने गिरफ्तार किया था। तो ईरान को कई सारी जगह और भी झुकना पड़ रहा है, कई सारे और भी समझौते करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति जो नए नियुक्त बने हैं वो चाहते हैं यूरोप और अमेरिका से पाबंदियां हटे और कारोबार बढ़े। इसके अलावा अगली खबर है तुर्की के हवाले से। तुर्की ईरान से क्या मदद चाहता है सीरिया में सर? तुर्की चाहता है कि जो PKK है, यानी वहां का कुर्दिस्तान के जो लोग हैं, और उनका जो मिलिट्री फोर्स है SDF है, जो अमेरिकी समर्थित है। हालांकि मैं यह कहूंगा कि जहां तक कुर्दिस्तान की बात है, यह लोग ऑटोनॉमस अपना चाहते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं करते, लेकिन ऑटोनॉमी चाहते हैं, और चाहते हैं कि सीरिया के अंदर में रहो। तो कभी ये भाग के अमेरिका के पास जाते हैं, कभी तुर्की के पास जाते हैं, और यहाँ तक कि पहले ये लोग इसराइल के पास भी गए कि हमें दिलाओ। और इस चक्कर में बहुत लड़ाके होने के बावजूद, बहुत लड़ने के बाद भी इन लोगों का कोई भी स्थायी ठिकाना नहीं आ रहा। हजारों की संख्या में वहां से लोग बाहर रह रहे हैं, ना अंदर आ पा रहे हैं। और यह चाह रहा है कि वहां से करके, तुर्की चाह रहा है, चूंकि उसका एक ऑटोमन अंपायर का जो ख्वाब है, सबको ही अपना अपना ग्रेटर, अपने देश में ग्रेटर इजराइल की बात है ना, ये भी बनाना चाहते हैं, लार्जर वो एरिया हो, तो उसमें चाहते हैं कि उससे मिलकर आप हमारा साथ दें और इस सैनिकों को इनका हम तबाह कर दे, खत्म कर दें। यानी वहां भी एक और जनसंहार शुरू हो जाए, यह इनकी चाहत है। देखते हैं क्या होता है। जी देखते हैं किसे क्या मिलता है। सीरिया को लेकर सऊदी अरब में बड़ा मंथन हो रहा है सर। अरब देशों के, मुस्लिम देशों के वहां पर नेता जा रहे हैं, यूरोप और अमेरिका के भी नेता आ रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा यह है कि सऊदी अरब सीरिया पर आखिर मंथन क्यों कर रहा है? क्या वो तुर्की को बढ़ने से रोकना चाहता है, या उसे लगता है कि तुर्की ने जो तख्ता पलट सीरिया में करवा दिया कहीं उसके यहां भी ना करा दे? चल क्या रहा है सर? ये अमेरिका बड़ा ही इसमें धूर्त और चालाक है, और ये लोग उसके जाल में फंसने के भी कारण है कि जितने भी हैं, यदि तीनों तथाकथित रीजनल महाबली को ले ले, है ना, आपने तुर्की की बात की, एक तरफ तो इजराइल, तो खैर वह अलग चीज हो गया, सऊदी अरबिया है और ईरान है। इन लोगों के भी जो नेता, छोटे छोटे देश जैसे UAE है, कतर है, ये सब है, जॉर्डन है, यहाँ के लोग जो ऊपर आके बैठे हैं किसी न किसी कारणवश से, राजा बने हैं, बॉस बने हैं, यह तेल के मालिक बन बैठे वहां पे, और इसलिए करोड़ों नहीं अरबों खरबों कमा रहे हैं अमेरिका और इजराइल की भी मदद उन सपोर्ट से। ये अपनी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं। और चूंकि अभी, जैसा आपने सही कहा कि जो लड़ाई हुआ, जो तख्ता पलट हुआ सीरिया में,
उसके कारण अचानक जो ईरान की जो एक तरफ से था वह एक लाल आंख दिखा रहा था और पूरे मिडिल ईस्ट में अपना प्रभुत्व जमाने में कुछ हद तक सफल हो रहा था नॉर्थ कोरियाई टेक्नोलॉजी एंड रशिया के मदद से इसराइल के खिलाफ भी, वो अचानक लगता है कि वो नीचे चला गया है और यहाँ पे तुर्की आगे आ गया है। तो नेचुरली सऊदी अरेबिया इन सबको बुला के करना चाहता है, शायद सामंजस्य कराना चाहता हो कि हम जो लूट रहे हैं आपस में मिलजुल के खाएं। हालांकि लुटेरे कभी भी आपस में मिलजुल के नहीं खा के शांतिपूर्वक रह सकते हैं, जो भी उनका समझौता है बड़ा क्षणिक होता है। जी, जंगबंदी की बातें चल रही है। ब्लिंकन आज प्रस्ताव पेश करने वाला है किस आधार पर किस तरीके की जंगबंदी होगी। बाइडेन ने जो है कतर के अमीर से बात की है। इसी के साथ हूतियों ने करारा जवाब दिया है और इजराइल पर हमले किए हैं। वहां का एयरपोर्ट बंद हो गया है, लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आईडीएफ जो है फौरन ड्रोन और जो मिसाइल आ रहे थे उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाई। बहुत सारी खबरें हैं, उनको लेकर आपके पास क्या क्या जानकारी है? कह रहे हैं कि इस हफ्ते जंगबंदी हो जाएगी। जहां तक हूतीस की बात है तो लगता है कि वही एकमात्र लड़ने वाले बचे हुए मिडिल ईस्ट में। वैसे हमास भी भले ही मान लेते हैं, पहले कभी समय था आज से 5-6 महीना पहले की लोग कहते थे केवल 25% बर्बाद हुआ है। अभी भी 50% से अधिक उसकी क्षमता है, अपने टनल में है, अपने गाजा पट्टी से बाहर भी है, वेस्ट बैंक में भी उनका रेसिस्टेंस चल रहा है और जहां तहां इर्द गिर्द इलाके वहां भी चल रहे हैं, वो खत्म नहीं हुए हैं। और यह साफ नजर आ रहा है अमेरिका को और साथ साथ उनके जितने भी उनके पिछलग्गू हैं कि भाई ये खत्म होने वाले नहीं है, इनके साथ समझौता करना ही पड़ेगा। और इन लग रहा था कि ये लोग नहीं तैयार होंगे। इन्होंने कहा कि हम फर्स्ट फेज में 34-35 हमने जो आईडीएफ के सैनिकों के जो सब पकड़ रकम छोड़ने को तैयार है, लेकिन हमारी भी शर्तें हैं। और ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के आने के पहले, जो कि ट्रंप की भी इच्छा है कि हमारे ऊपर यह बोझना है, इस 4-5 दिन में शायद हो जाए। और पूरा का पूरा दबाव है नेतान्याहू पे। इसी दबाव के कारण संभवतः नेतान्याहू ने आने से मना कर दिया जो ट्रंप का राज्याभिषेक हो रहा है। और यह अंदरूनी लड़ाई बड़ी जबरदस्त चल रहा है। इस हालात में मैं कहूंगा कि हुतीस का जो भी आक्रामक रवैया है और हमास का जो भी पॉलिटिक्स जो वो कर रहे हैं, जो डिप्लोमेसी कर रहे हैं, बड़ी समझदारी का काम कर रहे हैं, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कर रहे हैं। और लड़ने के साथ साथ इस मुहिम पे पहुंच को जो लग रहा है कि केवल युद्ध से भी नहीं जीत सकते हैं, हम ये दिखाएं अमेरिकी जनता और दुनिया के अन्य देशों को कि हम भी शांति के लिए हैं, बशर्ते कि हमें एक स्वतंत्र देश के रूप में मान लिया जाए। जी, बिल्कुल सही आपने कहा। आखिर इस निचोड़ पर, इस निष्कर्ष पर कब पहुंचेगी दुनिया? क्योंकि इस लड़ाई का शायद यही एकमात्र अंत हो सकता है। जब तक सिर्फ एक तरफा कार्रवाई की जाएगी ये चीज कभी रुक नहीं पाएगी। समानता ही जो है शांति ला सकती है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।